राधानगर गांव में एक औरत मीना किराने वाली कंजूस के नाम से जानी जाती थी। सुबह मीना बाजार जाती है। अरे ये कंजूस मीना तो यहीं आ रही है। बहन सुन ले, वो वाली मछली वजन करने के लिए तराजू में डालियो। हाँ बहन जी, अभी देती हूँ। क्या तुम भी रोज रोज नया हेयर कलर करवा लेती हो? कभी तो एक तरह के रंग में नजर आया करो। अरे वाह भाभी, क्या कलर कराया आपने। आप एकदम अच्छी लग रही हो। चलो आओ, एक सेल्फी लेते साथ में। अरे बहू, तुम कौन से फैशन शो में जाती हो? मैं तो कहीं नहीं जाती बुआ जी, पर आप ही सवाल क्यों कर रहे हो? अरे तुम जो ये बालों का रंग बदलती रहती हो ना, तो ऐसे तो ये फैशन शो में ही जाते हैं। या फिर तेरी सास तुझे घर में हीरोइन बन के रहने के लिए बोलती है। अरे घर का तो एक काम तुम ठीक से करती नहीं होगी, बड़ी यही फैशन करने वाली। राधानगर गांव में एक औरत मीना किराने वाली कंजूस के नाम से जानी जाती थी, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन गांव वाले ही नहीं बल्कि उसके आस पड़ोस और रिश्तेदार वाले भी उसकी कंजूसी से परेशान हो चुके थे। तुझे पता भी है कितना महंगा तेल हो गया है, और तू यहाँ ये दिया जलाकर बैठी है। मेरे जैसी बन, पैसे को बचाना सीख। दिन की रोशनी में पढ़ियो, एक अक्षर बहुत मोटा दिखेगा। दिन में पढ़ेगी तो आंखें भी नहीं फूटेंगी तेरी। माँ, मुझे नहीं बनना आपके जैसा कंजूस। गांव के सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरी माँ कंजूस है। अरे चल चल, तेरे बाप को मेरा मतलब तेरी माँ को मत सिखा। तेरे मुंह में क्या दही जमी थी जो तूने उन लोगों को बोला नहीं कि तेरी माँ कंजूसी नहीं बल्कि बचत करती है। माँ, मैंने सुना है कि इस बार हमारा व्यापार 7 गांव तक फैल गया है। अरे तू सुबह सुबह मेरे काम के पीछे क्यों पड़ गई है? चुपचाप से अपनी सब्जी काट ले। एक तेरा वो बाप था निकम्मा नकारा, जिसने उम्र भर दारू पीने में गुजार दी, और अब एक तू है जिसे हर बात का जवाब चाहिए। तू भी अपनी बाप की ही तरह है बिल्कुल। अरे माँ, मैं तो बस यही बोल रही थी कि हमारा व्यापार अच्छा चलेगा तो आप मुझे कुछ कपड़े और जूते दिला देना। 2 साल से मैं बस एक ही कपड़े और जूते घिस रही हूँ। हे भगवान, मैं इस लड़की का क्या करूँ? जब देखो तब ये मेरा पैसा खर्च करने के बारे में ही बोलती है। हर वक्त ना पैसे बचाने के बारे में सोचती रहती हो। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैं ऐसे घर में आ गई। ये क्या, आलू परमल के छिलके यहाँ क्यों पड़े हैं? अरे माँ, वो मैं ना सब्जियाँ काट रही थी तो उसके छिलके नीचे गिर गए। अभी थोड़ी देर में झाड़ू लगाऊंगी तो उठा के फेंक दूंगी। अरे तुझे क्या पता कि बाजार में जब सब्जियाँ खरीदने जाते हैं ना, तो छिलकों के वजन के साथ ही मिलती है। तो क्या हो गया माँ? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन। अब से आलू के छिलके खसखस के साथ पकाने हैं, और परमल के छिलकों में नमक और तेल मिलाकर उसे पीस कर उसकी स्वादिष्ट चटनी बना दी। समझ गई ना? इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। उफ, माँ भी ना हद कर देती हैं। कितनी कंजूस है। हे भगवान, मेरी माँ को इतना कंजूस क्यों बनाया आपने? मीना से मिलने उसकी गांव की पड़ोसन कमला आती है। मीना, ओ मीना, कहाँ हो तुम? प्रिया उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है और उसे अंदर आने को कहती है। अरे अरे, आज कैसे तू मिलने चली आई? तुझे कहाँ फुर्सत है कि तू हम गरीबों से मिलने आए? अरे मैं तो बस ऐसे ही आ गई। मैंने सुना है तेरे व्यापार की सप्लाई 7 गांव में होगी। अब तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है। अब तो तुझे पूरे गांव को दावत देनी चाहिए, क्योंकि तेरे जैसा व्यापारी तो पूरे इस गांव में नहीं है। मीना कमला की बात सुनकर उसे घूर घूर के देखती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू तो दादी बनने वाली है। अच्छा सुनना, मैं क्या सोच रही थी कि जो तेरी दावत होगी ना, उसमें मैं अपने जानकारों को भी बुला लूंगी। एक ही खाने में तेरे मेरे दोनों के रिश्तेदार आस पड़ोस के सब निपट जाएंगे। अरे तू कितनी कंजूस है। अरे तू मर जाएगी तो ये सब तो यहीं का यहीं रह जाएगा। वही प्रिया चाय बना रही होती है कि तभी चाय में मक्खी गिर जाती है और वो मीना को आवाज लगाकर रसोई में बुलाती है। माँ, चाय में ना मक्खी गिर चुकी है और दूध भी खत्म हो चुका है। आप ना पैसे दे दो, मैं दुकान से जाकर दूध ले आती हूँ। अरे ओ देवी, तू क्यों मेरा नुकसान करने पे तुली रहती है? मक्खी ही तो गिरी है, कौन सा इसमें डायनासोर गिर गया? चुपचाप से यही चाय ले जा बाहर। आई बड़ी नई चाय बनाने वाली।
प्रिया अपनी माँ की कंजूसी देखकर मुंह बनाने लगती है और चाय से मक्खी निकालकर चाय दोनों को दे देती है। कमला चाय पीना शुरू करती है कि तभी आई बड़ी मुझे कंजूस कहने वाली, अब पिए मक्खी वाली चाय, मेरा क्या है, मुझे तो सब हजम है। चाय तो बहुत ही अच्छी बनाई है तेरी बेटी ने। ऐसे ही कमला चाय पीकर अपने घर चली जाती है और वहीं मीना अपनी किराने की दुकान में आकर बैठ जाती है। अरे मीना बहन, जरा एक पाव सरसों का तेल दे दो, और हाँ, खाते में लिख देना। अरे अरे 1 मिनट बहन, तुम्हारे कुछ पिछले महीने के पैसे अभी बाकी है ना? हाँ बहन, बस 200 रुपए बाकी है। अच्छा, तुम्हें याद है तो तुम किस तरह अपना मुंह उठाए बेशरमों की तरह उधार मांगने चली आ रही है? अरे बहन, तो आप पैसे इस महीने की बिल में जोड़ देना। ना बहन, पहले पिछले महीने के सारे पैसे चुका दे, तब इस दुकान पर दोबारा वापस आइयो। चल चंदा, डब्बे का तेल वापस निकाल ले। बहन तू एक काम कर, तू मेरी दुकान की जगह किसी और दुकान से तेल ले जा। वो औरत मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसी अगले दिन सुबह मीना बाजार जाती है। उसे आते देख औरतें आपस में बातें करती हैं। अरे ये कंजूस मीना तो यहीं आ रही है। देख बहन, पहले वजन करेगी फिर कीमत तय करेगी। यही ड्रामे हैं इसके हर बार के। हंस ले बहन हंस ले, तुझे क्या पता पैसे कमाने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है बहन, इसलिए मैं खुद से परिश्रम किए बिना कुछ नहीं खरीदती हूँ। बहन सुन ले, वो वाली मछली वजन करने के लिए तराजू में डालियो। हाँ बहन जी, अभी देती हूँ। अरे ओ बहन, पानी से निकालकर सीधा तराजू पर रख रही है, तू तो बड़ी चंट है। पानी की कीमत को कौन चुकाएगा? मछली को अच्छी तरह से झटक, उस पे से सारा पानी साफ कर, फिर उसका वजन कर। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है बहन जी? तो ठीक है, तुम मुझे मछली के दाम की बजाय पानी के दाम पर ये मछली क्यों नहीं दे देती हो, तो फिर ये सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। तभी ये सुनकर मछली खरीदने आई कुछ औरतों में से एक औरत कहती है, सही कह रही हो मीना बहन। और तू मछली वाली, ये मछली को ना झटक के रखने से कोई काम नहीं चलेगा। मछली को ना अच्छी तरह से पोंछ कर रखियो। मछली बेचने वाली और सभी औरतें ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। वैसे लगता है थैले में कुछ बाजार से लेकर आ रही है। और वैसे बाजार में ना सभी तुझसे बहुत डरते हैं। क्या बोलती है मीना बहन? अरे क्या बोलूं कमला बहन, सभी बहुत लालची है और बदमाश भी है, लोगों को लूटने की फिराक में ही रहते हैं। खैर तू सुना कैसी है? क्या बताऊं बहन, घर में इतना खर्चा हुआ है ना कि मेरे बेटे का तो सब्जी बेचने का काम ही नहीं चल रहा। सोच रही थी कि तेरी कुछ मदद हो जाती तो मेरी मुश्किल आसान हो जाती। देख बहन, मैं तो तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, अपना इंतजाम तो खुद ही कर ले। चल मैं तुझे मेरे आम का बगीचा दिखाती हूँ। मीना कमला के साथ अपने बगीचे में आती है और वहीं आम के पेड़ पर कुछ बच्चों को चढ़ा आम खाता देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बच्चों पर चिल्लाने लगती है। तभी बच्चे नीचे उतरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे कंजूस कहीं की, तूने भी सारी हद पार कर दी। क्या हो जाता अगर बच्चे 1-2 आम खा लेते तो? ये मेरा बगीचा है और ये मेरे आम है, ऐसे कैसे कोई खा लेगा? चल एक तू रख ले मेरी तरफ से, वरना फिर कहेगी मीना तो बड़ी कंजूस है, एक आम तक नहीं खिलाया। इतना कहकर दोनों वहाँ से अपने घर चली जाती हैं और ऐसे समय बीतता है। कुछ दिनों बाद एक सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है। अरे सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी, हरी भरी सब्जी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, लेकिन पका के खाना, कच्ची खाओगे तो नुकसान हो जाएगा। अब फिर मुझे मत बोलना। अरे ओ भैया, कैसी दी है सब्जियाँ? अरे बहन जी, हरी भरी सब्जी अब 50 रुपए किलो है, आपको कितनी तोल दूं? अब जल्दी बताइए, अभी तोल देते हैं। अरे अरे, तेरा दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना? इतनी महंगी सब्जियाँ कौन बेचता है? ये तो बता, टमाटर भिंडी साइड में रखी है, ये कैसी दी है? अरे बहन जी, वो तो गाय को देने के लिए रखी हुई है। अरे वो सड़ी गली सब्जियाँ हैं, वो आप क्या करोगी? अरे आप ताजा लो ना। भैया तुमसे जितना पूछा है ना उतना बताओ। अरे बहन जी, इन सब्जियों के क्या ही दाम लगाऊं? अच्छा अब जो दोगी मैं रख लूंगा। ये सुनकर तो मीना बहुत ही खुश होती है और सब्जी वाले से सारी सड़ी गली सब्जियां खरीद लेती है।
मीना उन सब्जियों को बनाकर भी खुद ही खाती है और अपनी बेटी को भी खाने को कहती है। अरे माँ आप ही खाओ इतनी बेकार सी सड़ी हुई सब्जियाँ, मुझे नहीं खानी है। अरे माँ इतनी भी कंजूसी क्या करना कि तबीयत ही खराब हो जाए। अपना मुंह बंद रख। जिस दिन खुद पैसे कमाएगी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा कि पैसों की अहमियत क्या होती है। मीना मुंह बनाते हुए इतना कहकर अकेले ही खाना खाती है और ऐसी अगले दिन सुबह को उससे उल्टियाँ लगना शुरू हो जाता है। ये देखकर प्रिया कहती है, माँ मैंने आपसे कहा था ना कि इतनी खराब सब्जियाँ मत लो, इनसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मुझे लगता है ये मजे मजे में मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, उसकी वजह से मुझे तो उल्टियाँ भी हो रही हैं। माँ आप क्यों नहीं समझ रही हो? अरे तू चुप हो जा, ये तेरी ही हाय लगी है ना मुझे। तू तो यही चाहती थी तेरी माँ महंगी महंगी सब्जियाँ खरीदे और रोड पर आ जाए। मीना अपनी बेटी की बात मानने को तैयार नहीं होती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब हर रोज वो सब्जी वाला सड़ी गली सब्जियाँ उसे देकर जाने लगा था और वो भी हर रोज वही सब्जियाँ ले लेती और वही रोज बनाती और उसे खाती। और एक दिन उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। माँ क्या हो गया आपको? कोई है? कोई हमारी मदद करो। रोते हुए प्रिया की आवाज सुनकर आसपास के लोग आकर मीना को अस्पताल लेकर चले जाते हैं। थोड़ी ही समय बाद डॉक्टर मीना की जांच करके प्रिया से कहते हैं, अरे बेटा, इनकी जांच में पता चला है फूड पॉइजनिंग हो गई है। तुम्हें इनका ख्याल रखना पड़ेगा और इनके इलाज में जो 7,000 का खर्चा आया है वो पैसे आप काउंटर पर जमा करा देना। ठीक है डॉक्टर। प्रिया ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो घर जाकर अलमारी से पैसे निकालती है और फीस जमा करवा देती है। ऐसे ही प्रिया अपनी माँ को सुधारने की तरकीब सोचने लगती है और डॉक्टर के पास जाकर धीरे से कुछ कहती है। कुछ देर बाद वो अपनी माँ को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अच्छा हुआ माँ तुम ठीक हो, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे तू ये सब छोड़, पहले ये बता मेरे इलाज में कितने पैसे लगे? ज्यादा नहीं माँ, बस 7,000 लगे हैं। आपकी अलमारी से पैसे निकाल कर दे दिए मैंने फीस। क्या? तू पागल तो नहीं है? तूने ये क्या किया? बेवकूफ लड़की, किस लुटेरे के पास ले गई थी मुझे? इतना पैसा ऐंठ लिया तुझसे। पता है मैंने ये पैसे 2 साल तक जमा करके रखे थे और तूने तो एक दिन में ही बहा दिए। हे भगवान, कैसी बेटी दी है मुझे। तभी वहाँ पर डॉक्टर की एंट्री होती है। अरे माँ जी, शुक्र करो आप बच गई, वरना आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आपका बचना मुमकिन नहीं था। अरे आपकी किडनी, लीवर ये सड़ी गली सब्जियां खाने से खराब हो चुका है। इतना भी क्या कंजूसी करना माँ जी। क्या? हाँ माँ डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, आपकी जान भी जा सकती थी। हाँ बेटी तू सही कह रही है, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी और ना ही गली सड़ी सब्जियां खाऊंगी और ना ही किसी के पैसे मारूंगी, साथ ही लोगों की मदद भी किया करूंगी। आखिरकार मीना को एहसास हो जाता है कि अब तक वो जो करती आई थी वो गलत था। प्रिया और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और फिर से दोनों माँ बेटी अपनी हंसी खुशी जिंदगी को जीते हैं और अब मीना भी कंजूसी करना छोड़ ही देती है। क्या तुम भी रोज रोज नया हेयर कलर करवा लेती हो? कभी तो एक तरह के रंग में नजर आया करो। आप तो जानते हैं ना कि मुझे अपने बालों पे अलग अलग कलर करवाना कितना पसंद है। अच्छा ये सब छोड़ो और अब मेरी ना एक अच्छी सी फोटो क्लिक करिए। लेकिन मोहतरमा, कभी किसी दिन पता चले कि मैं तुम्हें पहचानने से ही इनकार कर दूं। तुम मेरे सामने आती ही ऐसी हो कि मैं पहचान ही नहीं पाता। आप भी ना कितना मजाक करते हो। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं ना ये अपनी अच्छी अच्छी फोटोज ना सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती हूँ और आप देखते रहिएगा, लोग मेरे स्टाइल को देख के ना बहुत पसंद करेंगे। पता नहीं तुम्हें इसमें मजाक क्या नजर आया। अरे ये पीला रंग बालों में कौन कराता है यार? चलती फिरती टैक्सी लग रही हो। क्या यार, ऐसे भी कौन तारीफ करता है। और वैसे भी मैंने ना बहुत कलर ट्राई करे हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी ट्राई कर लेती हूँ। और देखो ना, मैंने अभी अभी पोस्ट की थी और कितनी जल्दी कितने सारे लाइक आ गए। भगवान जाने ये मेरी बहू को क्या बीमारी लग गई है, ना जाने कहां से रोज गिरगिट की तरह अपने बालों को कलर करवा के आ जाती है। और इसको देखकर पड़ोस की सारी औरतें मुझे ताना देने लग जाती हैं कि मैं अपनी बहू पे लगाम नहीं लगाती। माँ जी, फिर आप उन औरतों को क्यों नहीं कहते हो
कि उनके बाप के थोड़ी ना पैसों से हम कुछ कर रहे हैं। मैं तो अपने पति के पैसे से अपने शौक पूरे कर रही हूँ ना। आपको उन्हें बोलना चाहिए ना कि उनकी तरह मैं गलियों में बैठ के चुगली तो नहीं करती। अब मैं क्या कहूँ उन्हें, जो बात है वो तो है। अब तू कौन सा मेरी सुनती है जो पड़ोस की औरतें मेरी सुनेंगी। तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, ये बालों को कलर मत करवाया कर गिरगिट की तरह, पर तू कौन सा मेरी सुनती है। मैंने कितनी बार कहा है सिंपल बन के रहा कर, पर नहीं, तुझे तो कलर करवाना है बालों को गिरगिट की तरह। माँ जी, आप भी ना एकदम ओल्ड फैशन की बात करती हो। अब बातें ही बनाती रहोगी या मार्केट के लिए तैयार भी होकर आओगी? नहीं आ रही हो तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। वैसे भी तुम्हारे साथ तो मेरा मजाक ही बनेगा। है क्या कहा आपने, फिर से बोलना। पीहू को अपने बाल बहुत पसंद। वो नए नए तरह के कलर करके अपने बालों की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती, लेकिन अजय और उसके घर वालों को पीहू का ऐसा करना पसंद नहीं था। अब पीहू की सहेलियां हमेशा ही उसकी तारीफ करती, तो पीहू को इस बात पर घमंड होता। खैर, दोनों ही अब मार्केट के लिए निकलते हैं। अब वहाँ सब पीहू को देख रहे होते हैं। देखो सब कैसे तुम्हारा एक्सरे कर रहे हैं। क्या 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 कर रहे हैं? एक्सरे मतलब? हाँ, तुम्हें घूर रहे हैं तुम्हारे रंगीन बालों को देख देख कर। देखा, अलग अलग रंग करवाने का कितना फायदा होता है। लोगों की नजरों में ना आसानी से आया जाता है। देखो जी इस पीले बाल वाली औरत को, देखो तो कैसे हीरोइन समझ रही है खुद को। ये नहीं पता सूरजमुखी का फूल लग रही है। मुझे तो कूल लग रही है यार, क्या सेक्सी कलर करवाया इसने। अच्छा तो अब हमें कहाँ जाना है? अजय, मुझे पहले पार्लर जाना है। तुम्हें वहाँ पर क्या करने जाना है? अरे तुम मुझे जाने दो ना, और जाकर ना तब तक तुम ना अपनी सब्जियां ले आओ। ठीक है, वैसे भी तुम कौन सा मेरी बात सुन लोगी, करोगी तो वही ना जो तुम्हारा मन करेगा। आओ आओ पीहू, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं यही सोच रही थी कि तुम आज आई क्यों नहीं। बहुत मुश्किल से आई हूँ मैं, मेरे पति मेरे साथ ही आए हैं। और चलो जल्दी से ना, टाइम वेस्ट मत करो, और जो नया कलर आया ना वो मेरे बालों पे कर दो। पीहू अपनी बाल देखो कैसे लग रहे हैं। वाओ, कितना सुंदर कलर किया है तुमने मेरे बालों पे। और मुझे ना ऐसे ही बाल चाहिए थे, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे बालों पे ये। और हाँ, तुम्हारे पैसे ना मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी। तुमने तो वाकई में हद कर दी। माँ ने सही कहा था, तुम रंग बदलने में गिरगिट से कम नहीं हो। वो छोड़ो, ये बताओ ये कैसा लग रहा है, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? अच्छा तुम छोड़ो, मैं ना भी जल्दी से फोटोज क्लिक करके पोस्ट कर देती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जब देखो तब फोटोज क्लिक करने पर ही लगी रहती हो, पता नहीं क्या मजा आता है तुम्हें। अरे वाह भाभी, क्या कलर कराया आपने, आप एकदम अच्छी लग रही हो। चलो आओ एक सेल्फी लेते हैं साथ में। है ना, मैं भी तो यही कह रही थी, लेकिन तुम्हारे भैया को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए मेरे बाल। भाभी, भाई की अब उम्र हो गई है, उन्हें कहाँ फैशन वैशन की सेंस है। हाँ भाई सही कह रहे हो, हमें कहाँ फैशन का सेंस रह गया है। अरे बाप रे, ये लाल परी हमारे घर में कहाँ से आई। माँ जी, क्या सच में मैं आपको इस बालों में परी लग रही हूँ क्या? हाँ भाई, दूर से देखा तो मुझे लगा कोई परी आ रही है, लेकिन जब तू मेरे पास आई तो मैं समझ गई कि ये मेरी बहू ही है। फिर से कोई रंग करवा के आई है। शौक जो है तुझे रंग करवाने का। थैंक यू माँ जी, लेकिन बस यही तो चीज है जो मुझे बहुत पसंद है। अपनी सास की तारीफ सुनकर तो अब 7वें आसमान पर होती है पीहू, लेकिन अभी भी पीहू हर दिन अलग अलग रंग ही अपने बालों पर करवाती। कभी नीला, कभी हरा, कभी पिंक, तो कभी वाइन। बस यही सब चलता रहता। अब एक दिन की बात है, पिंकी बुआ घर पर आ जाती हैं। अरे बहू, तुम कौन से फैशन शो में जाती हो? मैं तो कहीं नहीं जाती बुआ जी, पर आप ही सवाल क्यों कर रहे हो? अरे तुम जो ये बालों का रंग बदलती रहती हो ना, तो ऐसे तो ये फैशन शो में ही जाते हैं, या फिर तेरी सास तुझे घर में हीरोइन बन के रहने के लिए बोलती है। अरे घर का तो एक काम तुम ठीक से करती नहीं होगी, बड़ी यही फैशन करने वाली। मैं तो घर का सारा काम करती हूँ बुआ जी, और अपने बालों की भी केयर करती हूँ।
और इनको कलर करवाना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा है बबीता कि मैंने अपनी बहुओं को कंट्रोल में कर रखा है, नहीं तो तेरी बहू की तरह तो वो कुछ भी करती। बुआ जी, उसे कंट्रोल करना नहीं, उसे ना नाक में दम करना कहते हैं। उनका भी मन होता है कि वो अपनी मन की जिंदगी जिए, नहीं तो देखिएगा किसी दिन कहीं पता चले कि चाय में जहर मिला के दे दे और आपका राम राम सत्य हो जाएगा। बबीता, अब तेरी बहू मुझसे जुबान भी लड़ाएगी क्या? देख तो जरा कितना बोल रही है। अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है बुआ जी। और वैसे भी आप अपने घर में आग लगाती रहती हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे घर में भी आके हमारे घर की शांति भंग करने लग जाओ। मैं ना कल ही चली जाऊंगी यहाँ से। अगर मेरा भाई होता ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती इतनी कि मुझे कुछ बोल सके। बबीता चुप रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं मन ही मन वो भी खुश होती है कि जो काम बबीता इतने सालों में नहीं कर पाई वो पीहू ने एक बार में ही कर दिया। क्योंकि पिंकी बुआ जब भी आती हमेशा ही किसी ना किसी बात पर कलेश करा के चली जाती। तो अगली सुबह अब पिंकी बुआ वापस अपने घर चली जाती है बड़बड़ाते हुए। वैसे बहू पिंकी सही कह रही थी कि तुझे इस तरह का फैशन नहीं करना चाहिए, लेकिन तूने तो पिंकी को इस बात के लिए सुना ही दिया। लेकिन जो भी हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे भी उसने मेरा खून जला रखा था, अच्छा हुआ उसे सबक जो मिला। माँ जी, मैं किसी के कहने पे ना अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलूंगी। मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है और तो और मेरे को बहुत शौक है अपने बालों पे अलग अलग कलर करवाना। बुआ जी की वजह से कल मैंने एक भी फोटोज भी नहीं ली थी। अच्छा छोड़ो साहिल, जरा मेरी अच्छी सी फोटो क्लिक करना। यू आर राइट भाभी, हमें किसी के कहने से अपने आप को नहीं बदलना चाहिए, ये हमारा हक है। हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिए। इसलिए मैंने भी सोच लिया है जब मेरा नहाने का मन नहीं होगा तो नहीं नहाऊंगा, लेकिन किसी के कहने में मैं खुद को नहीं बदलूंगा। आया बड़ा जज भाभी का वकील देवर बनकर, जाकर चुपचाप से नहा, नहीं तो अभी मार पड़ेगी तुझे। ये गलत बात है भैया, एक ही घर में सभी के लिए अलग अलग रूल्स। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ लेके रहूंगा, वरना पूरी दुनिया हिला दूंगा। चाहता है या बताऊं तुझे? अच्छा अजय, तुम्हें याद तो है ना कि आज बड़ी दीदी के घर पे जाना है खाने पे? हाँ, मैं ऑफिस से जल्दी घर आता हूँ तो मुझे तैयार मिलना। शाम का वक्त होता है और पीहू हो जाती है तैयार। और इस बार पीहू करती है अपने बालों पर हरा रंग और पहनती है हरी साड़ी और हो जाती है बहुत ही सुंदर सा तैयार। वहीं पर बैठी होती है एक पड़ोसन बबीता के पास। बबीता, तेरी बहू तो बिल्कुल तोता जैसी लग रही है, एकदम बुरी। अच्छा आंटी जी, आपको इतनी हंसी आ रही है? चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं तोता हूँ, लेकिन कम से कम आपकी बहू के जैसी काला कौवा तो नहीं दिखती ना, जिसकी ना शक्ल ढंग की है और ना ही आवाज। तुम्हें क्या हंसी वाला कोई काढ़ा पिला दिया है किसी ने, जो हंसे ही जा रही हो? अरे भैया, आपने कितना मजेदार जोक सुनाया, मजा आ गया। वैसे पीहू, आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम लग तो बिल्कुल तोता ही रही हो। मुझे ना गुस्सा दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप उठो और चलो, हम लेट हो रहे हैं। अरे तुम दोनों बहू को परेशान करना बंद करो। अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो नागिन की तरह डस लेगी दोनों को। चुपचाप से शांत रहो। और वैसे भी अगर उसे कोई बालों को रंग करवाने से मना करेगा तो क्या वो मान जाएगी? नहीं ना। अजय और पीहू आ जाते हैं अपने खाने पर पीहू की बहन किट्टू के घर, जहां किट्टू का पति राज एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है। उसकी कंपनी हेयर प्रोडक्ट का काम करती, तो वहीं सब बैठकर अब बातें कर रहे होते हैं। पीहू, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल सही लग रहे हैं मुझे। वैसे तुम्हारे अंदर गट्स भी है, क्योंकि ऐसे बालों को रंग करवा कर कोई आम आदमी तो घूम नहीं सकता। पर तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम रैंप वॉक भी बहुत अच्छा करती। थैंक यू सो मच जीजू। कम से कम कोई तो है जिसे मेरा ऐसा करना पसंद आता है। अच्छा, सही याद दिलाया तुमने। हमारे ऑफिस में ना हमें ना एक मॉडल चाहिए। वो कहना हमारा कुछ हेयर प्रोडक्ट्स है जिनको बेचने के लिए हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो अपने बालों पे रंग करवाए अलग अलग तरीके का। और तुम ना बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर तुम सही मानो तो करना चाहोगी? वाओ जीजू, मजा आएगा, ये तो मेरा शौक है।
और तो और ये मेरा शौक मुझे पता नहीं था कि मुझे काम भी दिलवा सकता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कल ऑफिस जाकर अपने बॉस से बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या बोलते हैं। अब तो पीहू बहुत एक्साइटेड होती है। अजय के साथ वो रात को घर आती है तो पूरा टाइम बस इसी बारे में बात करती रहती है। अजय तो उसकी बात सुन सुनकर अब परेशान हो चुका था। अजय अजय अजय, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मुझे नहीं पता था कि मेरा ये शौक मेरी पहचान बन जाएगा। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है और तो और अब कोई मुझे ताने भी नहीं देगा और उल्टा लोग मेरी नकल करेंगे अब। हाँ, अच्छा ही है, कम से कम तुम्हें एक काम तो मिल जाएगा। मैं भी खुश हूँ कि तुम्हारा शौक अब अच्छे से पूरा होगा। क्या बात है बहू, अपनी बहन से मिल के आई है तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है। अरे माँ जी, उसके लिए तो मैं खुश हूँ ही, लेकिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसे सुन के तो आप और भी ज्यादा खुश हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको अभी एक खुशखबरी देने वाली हूँ। अरे वाह, तेरे शौक के कारण तुझे काम मिल गया, ये तो बड़ा अच्छा है। काफी देर हो गई है, सोने चलते हैं। अजय, जीजू को फोन करो ना, क्या रहा? पीहू अभी ऑफिस पहुँचे होंगे, अभी से क्यों परेशान कर रही हो उन्हें? अरे यार, शाम तक कैसे इंतजार करूंगी मैं? तुम तो वंदे भारत बन रही हो कि सब कुछ पलक झपकते ही हो जाए। थोड़ा इंतजार करो यार, हो जाएगी बात भी। आ गया। अरे मेरे जीजा का फोन आ गया। हेलो जीजू, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आप बताइए। थैंक यू जीजू, थैंक यू सो मच जीजू। मैं अभी जाके खुशखबरी ना सबको देती हूँ। माँ जी, अजय, साहिल, कहाँ हो? अरे सब आओ ना, देखो जीजू की कंपनी वालों ने ना मुझे पसंद कर लिया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तू अपना काम कर। बधाइयाँ मेरी रंगीन गुड़िया। अब तो भाभी पार्टी देंगी। हाँ साहिल, बिल्कुल मैं तुम्हें पार्टी दे दूंगी। एक क्या दो पार्टी ले लेना तुम। लेकिन मैं कल कौन सा कलर करवाऊँ अपने बालों में जो सबसे यूनिक लगे? हाँ, मैं ना रेनबो कलर करवाती हूँ। कैसा रहेगा अजय जी? यूनिक रहेगा ना? जो भी तुम्हें सही लगे। अभी तक तो मैं तुम्हें रोकता था, लेकिन अब तो मैं कैसे भी नहीं रोक सकता तुम्हें। ये सब जो भी हो रहा है ना, आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते ना, तो मेरे सपने अधूरे रह जाते। और माँ जी का भी इसमें बहुत ही बड़ा हाथ है कि उन्होंने बुआ जी की बातों को इग्नोर किया और बाकी पड़ोसन को भी इग्नोर किया। इसलिए आज जो भी हो रहा है, उन सभी का क्रेडिट मैं आप सबको देना चाहती हूँ। चलो चलो, अब कल की तैयारी में लग जाओ, अपना टाइम मत खराब करो। अब पीहू अपने अगले दिन की तैयारी में लग जाती है और अपने बालों पर करती है रेनबो कलर। अगले दिन पहुंचती है पीहू राज के ऑफिस, जहां उससे सभी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। अब यहाँ सभी को पीहू की लुक बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और राज की कंपनी के साथ अब वो अपना काम शुरू कर देती है। और इसके बाद फिर कभी भी किसी ने भी पीहू को उसके इस शौक के लिए ना कभी रोका और ना ही कभी टोका। चंपक एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था और अपना घर चलाने के लिए लोहार का काम करता था। चंपक को लोहे की सभी चीजें बखूबी बनानी आती थी, लेकिन चंपक के पास ज्यादा लोहा खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो अपनी गरीबी में ही सिमट कर रह जाता। एक दिन चंपक शाम को अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। तभी रास्ते में बाजार से आते हुए उसकी बीवी रमा उसे मिलती है। रमा को देखकर चंपक कहता है, अरे तुम इतनी देर रात कहाँ से आ रही हो? घर पर बिट्टू अकेला होगा बेचारा। घर में एक भी सब्जी है ही नहीं, और जो हमने अपने घर के बाहर आंगन में लगाई थी वो सारी गाय खा गई है। खाने को कुछ नहीं था, इसलिए सोचा बाजार से ही कुछ ले आऊं मैं। अच्छा तो बताओ जरा क्या लाई हो बाजार से तुम? लेने तो मैं सब्जी ही गई थी, लेकिन सारी सब्जियों के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। पैसे भी होने चाहिए ना सब्जी लेने के लिए। जो सब्जी लेने जा रही हूँ वही इतनी महंगी थी, तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। तुम इतनी दूर बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए और कोई सब्जी भी नहीं लाई? कुछ तो ले ही लेती ना, आधा एक पाव खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब तुम कुछ लाई ही नहीं तो खाना क्या खाएंगे हम? एक बार खुद बाजार में जाओ तो पता चलेगा ना कितनी महंगी सब्जी हो रखी है, और मैं बस 50 रुपए लेकर ही गई थी।
कुछ मिला तो नहीं, इसलिए तो खाली हाथ वापस आ गई। हमारा तो चल भी जाएगा, लेकिन बिट्टू वो तो अभी छोटा है, उसे तो भूख लगेगी ना। हमारी गरीबी की वजह से उस छोटे बच्चे को भी परेशान ही होना पड़ता है। यहाँ से 1 पाव दाल ले लो, मैं जैसे भी करके 3-4 दिन तक चला लूंगी। तब तक तुम्हारा काम भी तो चल ही रहा है ना, पैसे आ ही जाएंगे। काम तो अच्छे से चल ही जाए, लेकिन परेशानी ही इतनी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अब क्या हुआ? अब तो आपने मालिक से अलग होकर अपना लोहार का काम भी शुरू कर लिया है, तो अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। काम अलग शुरू किया है, लेकिन काम के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। लोहार का काम होता है लोहे को पिघलाकर नया सामान बनाना, लेकिन नए सामान बनाने के लिए भी लोहा भी तो होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो पहले घर चलते हैं, बिट्टू भी इंतजार कर रहा होगा हमारा, काफी देर से अकेला ही है। खाना खाकर सोचते हैं आगे क्या करना है। वहाँ से दोनों घर चले जाते हैं। चंपक के हाथों में बहुत अच्छा जादू था कि वो कोई भी लोहे का सामान बनाता था तो वो बहुत सुंदर बनता, लेकिन बस बेचारा अपनी गरीबी की वजह से मार खा जाता था। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। चंपक ने अपना काम तो खोल लिया, लेकिन लोहा न होने की वजह से उसका काम चल नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद चंपक अपनी दुकान में ही था कि तभी उसके घर के पास की एक औरत लीला आती है और चंपक से बात करते हुए कहती है, अरे चंपक भाई साहब, मुझे एक मजबूत सा तवा चाहिए, आप कब तक बना दोगे, जरा बता दो। अरे लीला बहन, आप बस बताओ आपको तवा कब चाहिए, मैं तब तक ही बना दूंगा और आपको घर भी देने आ जाऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे कल सुबह तक तवा चाहिए। वो क्या है ना, मेरा पुराना वाला तवा टूट गया, हल्का भी था, तो आप जरा अब अच्छा सा भारी तवा बना कर देना जो अच्छा चले। जी बिल्कुल, आप जैसा चाहती हो मैं वैसा ही तवा बना कर लाऊंगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। कितने पैसे हो गए ये भी अभी बता दो। जी ज्यादा नहीं, बस 500 का ही है, और आप अभी पैसे दे देती तो ज्यादा सही होता। वो क्या है ना, मैं लोहा ले आता और अभी बनाने बैठ जाता, आपको कल सुबह तक मैं तवा भी दे देता। फिर ये क्या बात हुई भला, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ कि काम होने से पहले ही पैसे ले लेते हैं, लेकिन लगता है आपकी अलग ही गणित चल रही है। मैं तो तवा मिलने के बाद ही पैसे दूंगी। मैं आपके 500 रुपए लेकर भाग थोड़ी जाऊंगा, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ, लोहा नहीं है, लोहा लाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना, आप दे दोगी तो मैं उन्हीं पैसों से लोहा भी ले आऊंगा। अरे जब लोहा तक लेने की आपकी औकात नहीं है तो लोहार की दुकान खोल ली, ऊपर से तवे के 500 रुपए भी मांग रहे हो। बहन जी ये क्या बोल रही हो आप कितने समय से जानती हो मुझे, मेरे मन में कोई लालच नहीं है, मैं तो बाजार के हिसाब से बिल्कुल सटीक दाम ही बता रहा हूँ। अच्छे से जानती हूँ, पड़ोसी हो ये सोच कर आ गई, लेकिन आपको तो इस बात की जरा भी शर्म नहीं है। हाँ। लीला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और लीला की बात सुनकर चंपक का मन भी उदास हो जाता है। दुकान खोले हुए काफी समय हो गया था, लेकिन चंपक का काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। ये सोचकर वो निराश होकर घर वापस आता है और इसी तरह दिन निकल रहे थे, लेकिन चंपक की परिस्थिति में कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिनों बाद चंपक की दुकान में एक विनोद नाम का आदमी आता है और उसे बोलता है, भाई साहब मुझे आपसे लोहे के औजार बनवाने थे। जी बिल्कुल, लेकिन तो फिर ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप सारे औजार मेरी फैक्ट्री में मेरे ही दिए हुए लोहे से बनाओगे। वो क्या है ना, कुछ लोग मिलावट भी कर देते हैं, इसीलिए अपनी निगरानी में बनवाना ही मेरे लिए ज्यादा ठीक रहता है। जी बिल्कुल, मुझे बता दो कब से बनाना है और कहाँ आना है, मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका काम अच्छा हुआ तो मुझे लोहे की औजार की जरूरत पड़ती ही रहती है, आगे भी आपसे ही बनवाऊंगा, इसीलिए थोड़ा अच्छा ही काम करना आप। जी आप मेरे काम को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप बस बता दो मुझे कब से काम करना है और कहाँ आकर करना है। थोड़ी ही दूरी में मेरी फैक्ट्री है, वही चलना है आपको, आइए मेरे साथ ही चलिए। विनोद चंपक को अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ कुछ दिनों तक चंपक दिन रात कड़ी मेहनत करता है और अपनी तरफ से बहुत अच्छे औजार तैयार करता है। अगले दिन जब विनोद वो सारे औजार देखता है तो चंपक को शाबाशी देते हुए कहता है, अरे वाह, ये औजार तो काफी मजबूत बनाए हैं, सच में जैसे मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही है ये। जी मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपको मेरे बनाए हुए औजार बहुत ही पसंद आए। ये लीजिए आपके काम के पैसे, और हाँ आप ना अपनी दुकान ज्यादा बंद मत रखना, आपका काम तो देख ही लिया है मैंने, तो कभी भी काम के सिलसिले में आ सकता हूँ। चंपक को पैसे लेकर बहुत खुशी होती है और वो उन पैसों को घर लाता है। घर जाने के बाद वो अपनी बीवी को खुशी से बताते हुए कहता है, इतने समय से जो हमारा काम चल नहीं रहा था वो अब हो गया है,
मुझे एक बहुत ही बड़े मालिक ने लोहे के औजार बनाने का काम दिया था, जिसमें लोहा भी उनका ही था। अच्छा, तो कब से काम करना है आपको? करना नहीं है, कर दिया। उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कुछ दिन घर नहीं आऊंगा, इसीलिए ही कि उन मालिक का काम करने में लगा हुआ था और उन्हें मेरा काम बहुत ही पसंद आया। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, कमाई भी हुई होगी फिर तो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो, तुम कुछ पैसे रखो घर के खर्चे के लिए और मैं कुछ पैसों से लोहा लेकर आ जाता हूँ। अपनी लोहे की दुकान में लोहा भी तो होना चाहिए ना, भगवान बस कृपा बनाए रखे। हाँ, आज जैसा काम हुआ है ना, आगे भी बस होता ही रहे। हमारे गरीबी के दिन भी फिर खत्म ही हो जाएंगे धीरे धीरे करके। चलो आप बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। चंपक का काम थोड़ा बहुत ही सही लेकिन चलने लगा था। धीरे धीरे करके चंपक की लोहे की दुकान में एक दो लोग आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वापस से विनोद चंपक की दुकान पर आता है और कहता है, अरे चंपक जी, आपके बनाए हुए औजार की बहुत मांग है। लोहार तो आपके जैसे ही होना चाहिए। आपने जो औजार बनाए हैं ना, अब उसकी दुगनी मात्रा में मांग है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना साहब? मुझ गरीब लोहार का काम इतना अच्छा लग रहा है लोगों को कि वो मेरे बनाए औजार की मांग भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप बस यहाँ का काम जल्दी से खत्म करो और फिर मेरी फैक्ट्री में आ जाना। वो क्या है ना, दूर दूर हम सब औजार ही बेचने का काम शुरू कर रहे हैं, जो कि आप बनाओगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था गरीब लोहार आप जैसे बड़े लोगों के साथ भी काम कर सकता है। विनोद की बात सुनकर चंपक को बहुत खुशी होती है और वो अगले दिन से वहाँ लोहे के औजार बनाने लग जाता है। जब भी वहाँ जरूरत होती तो चंपक वहाँ जाता, वरना वो अपनी दुकान को ही संभालता। सूरज एक बहुत ही खुले दिमाग वाला लड़का था। लड़कियों के साथ घूमना, पार्टी करना, मौज मस्ती करना, यह सूरज को बहुत पसंद था। लेकिन सूरज की माँ सुमन पुराने ख्यालातों की थी, इसीलिए वह बहू भी वैसी ही लाना चाहती थी। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वह अपने बेटे सूरज की शादी आरती नाम की लड़की से करवा देती है। अपनी माँ के डर से सूरज आरती के साथ रहता तो जरूर था, लेकिन वह उसके साथ खुश नहीं था। ऐसे ही एक दिन आरती सूरज से बोलती है, सुनिए जी, जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। क्या आप मुझे कहीं बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर जाएंगे? मुझे तुम्हें बाहर ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस टाइम में थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। हम किसी और दिन चलें क्या? ये क्या बात हुई? मैं जब भी आपको कहीं बाहर जाने के लिए बोलती हूँ आप मुझे हमेशा ही मना कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? अरे मैंने ऐसा कब बोला कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? और तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं तुमसे शादी ही क्यों करता? अगर मैं आपको पसंद नहीं होती तो आप मुझसे शादी ही नहीं करते। आपने किसी के दबाव में आकर मुझसे शादी करी है क्या? क्योंकि मुझे आज तक ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आप मुझे पसंद करते हैं। यह क्या बकवास है? सुबह सुबह तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जाके अपना काम करो, मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। जब टाइम होगा तो घूमने ले चलूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जब से मेरी शादी आपसे हुई है मैं यही सुनती आ रही हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है। अरे आपके पास टाइम होता ही कब है? सीधे सीधे बोल दीजिए ना कि आप मुझे कहीं ले जाना नहीं चाहते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ ना, तो तुम्हें कहीं अपने साथ लेके जाना ही नहीं चाहता हूँ। ठीक है, अब जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। माँ जी को जाकर मैं सब कुछ बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा। आरती इतना कहकर अपनी सास सुमन के पास जाती है और अपने पति की कही हुई सारी बातें उन्हें बता देती है, जिसे सुनने के बाद सुमन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुस्से से सूरज को आवाज देकर बुलाती है। हाँ कहिए ना, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? बेटा, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? तुझे अगर बहू ने बोला है कि उसे कहीं बाहर घुमा ला तो तू उसे ले जाना। तू क्यों इस तरह चिल्ला रहा है? माँ, मैं उस पर चिल्ला नहीं रहा हूँ, बल्कि ये बोल रहा था कि अभी समय नहीं है मेरे पास, जब समय होगा तब घुमाने ले चलूँगा। लेकिन ये मैडम तो बोल रही हैं कि आप मुझे पसंद ही नहीं करते, जाने क्या क्या। चुप कर तू, मुझे पता है मेरी बहू गलत नहीं है, ना ही वो कभी गलत बोलेगी। जरूर तूने ही कोई गलती करी होगी। माँ, कभी तो अपनी बहू की भी गलती निकाल दिया करो, जब देखो मेरी ही गलती निकाल देती हो। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है।
कुछ देर बाद वो अपना बैग उठाकर ऑफिस जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी उसकी पत्नी आरती वहां आती है और बोलती है, रुकिए जी, नाश्ता कर लीजिए, मैं लंच लेके आती हूँ आपके लिए, उसे भी ले जाइएगा। कोई ज़रूरत नहीं है इतना सब कुछ करने की मेरे लिए। नाश्ता लंच सब तुमने दे दिया है। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी ना तो देख लेना, एक दिन मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। क्या बोला आपने? आप मुझे छोड़ के भाग जाएंगे? हाँ जी, जो तुमने सुना बिल्कुल सही सुना। मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर बीवियों वाली कोई लक्षण नहीं है। तुम्हें तो बस हमेशा लड़ाई झगड़ा, सामने वाले की बेइज्जती करना, यही सब कुछ आता है। रुकिए, मैं अभी माँ जी को बताती हूँ। आरती जोर जोर से अपनी सास को आवाज देने लगती है। उसकी यह हरकत देखकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के आने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है और उसके जाते ही सुमन वहाँ आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, सूरज जी बोल रहे हैं कि तुम हम दोनों के बीच की सारी बातें माँ जी को बता देती हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और तुम्हें छोड़ के भाग जाऊँगा। क्या उसने तुझे घर छोड़कर जाने की धमकी दी है? हाँ माँ जी, उन्होंने मुझे धमकी दी है छोड़ के जाने की। आने दे उसे, तब मैं बताती हूँ उसके मुंह से ऐसी जुबान निकली कैसे। तू शांत हो जा बहू। सुमन वहाँ से चली जाती है और आरती अपने कामों में लग जाती है। शाम को सभी निकल रहे होते हैं लेकिन सूरज आराम से अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी उसका दोस्त अमित वहाँ आता है और बोलता है, भाई तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? कंपनी तुझे क्या एक्स्ट्रा पे कर रही है जो काम होने के बाद भी तू ऑफिस में बैठा हुआ है? तो क्या करूं भाई, मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं करता है। आखिर घर में जाऊं भी तो जाऊं किसके लिए? मेरी वहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है, मुझसे कोई वहाँ पर प्यार ही नहीं करता। भाई ये बातें हम बोलेंगे तो चलता है, लेकिन तू क्यों कह रहा है? तेरी तो नई नई शादी हुई है। अरे तेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी तेरा। अरे काहे की पत्नी यार, वो मेरी पत्नी कम और मेरी माँ बहुत ज़्यादा लगती है। सारी बातें जो ले जाकर वो माँ को बता देती है और हमेशा मुझे माँ से डांट सुनवाती है। कभी प्यार से बोलने का मतलब ही नहीं पता उसे। तो बहुत मन हो गया है मेरा तो भाई, अब मन करता है कि उसे छोड़ करके कहीं भाग जाऊं। भाई ये क्या बात हुई? अरे तू उसको समझाता क्यों नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या समझाऊं यार मैं उसे, जैसे ही कुछ बोलूँगा तो वो तुरंत माँ के पास चली जाएगी। वैसे ही सुबह बोलकर आया हूँ कि ऐसे ही परेशानी करती रही अगर तुम मुझे, तो मैं एक दिन घर छोड़कर भाग जाऊँगा। तब देखना, फिर वापस भी नहीं आऊँगा कभी। भाई फिर तो तेरी अच्छी खासी लग गई है, तेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। मैं तो सोच रहा था कि तू बहुत खुश होगा, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। भाई तुझे आज पता लगा, मुझे बहुत पहले पता लग गया था। सूरज की दुख भरी कहानी सुनकर अमित चुपचाप वहां से चला जाता है और सूरज ऑफिस खत्म होने के बाद भी कई घंटे ऑफिस में ही गुजार देता है। दिन बीतते जाते हैं। तभी एक दिन देर रात सूरज नशे की हालत में घर आता है और डोरबेल बजाता है। आरती दरवाजा खोलती है और सूरज को नशे में देखकर बोलती है, हाय राम सूरज जी, आपने नशा किया है। मैं अभी जाके माँ जी को बताती हूँ। उनका लड़का अब नशेबाज भी हो गया है, जिनकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। तुम पागल हो गई हो क्या? माँ को कुछ मत बताना, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में? मैंने जानकर नहीं पी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर दोस्तों ने पिला दी है। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो माँ जी को जरूर बताऊंगी। मैंने आज तक उनसे कोई बात नहीं छुपाई है, तो भला ये कैसे छुपा सकती हूँ? देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि अगर तुमने माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें अकेले ही छोड़ दूंगा और फिर तुम सारी जिंदगी यहाँ पर अकेला रहना। मुझे आपकी धमकी से डर नहीं लगता है। मैं जा रही हूँ माँ जी को बताने। मर्जी तुम्हारी। अगर इस बार मुझे माँ से सुनने को मिला तो उसकी सजा तुम भुगतोगी। तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। सूरज आरती को साइड करके वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सुबह वह उठता है तो उसकी माँ सुमन डंडा लेकर उसके कमरे में खड़ी होती है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन अपने बेटे को धर दबोचती है और उसे बहुत मारती है। तू दारू पिएगा, पियक्कड़ बनेगा। तुझे आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू कभी दोबारा दारू को हाथ नहीं लगाएगा। माँ मेरी बात तो सुनो, मैंने जानबूझकर नहीं पी, मुझे धोखे से पिलाई गई है, वो भी मेरे दोस्तों ने पिलाई मुझे।
मैं तेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं करूंगी। मेरी बहू ने बोला है कि तू चल भी नहीं पा रहा था। वो कभी झूठ नहीं बोलती है। आज तुमने जो भी कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। मैंने कहा था तुमसे कि जो भी कुछ हुआ वो गलती से हुआ और फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुमने जो अब गलती करी है उसके लिए तुम बहुत पछताओगी। तू चुप कर। गलत करके मेरी बहू को धमकी दे रहा है। तुझे तो और मारूंगी मैं। बस करो माँ, जो हुआ गलती से हुआ। हमेशा आपको आपकी बहू जो बोलती है आपको वही सही लगता है। मुझे भी तो सुन लो। सूरज गुस्से में ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाता है, लेकिन अब वह अपनी माँ और पत्नी की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझने वाला घर पर कोई भी नहीं था, जिसके चलते शाम को वापस जाने की जगह सूरज अपनी पत्नी और घर को छोड़कर बिना किसी को बताए भाग जाता है और दोनों सास बहू हाथ मलती रह जाती हैं। राधिका किचन में रोटियां बना रही होती है। तभी पीछे से राधिका का पति रोहन आता है और वो राधिका को बाहों में भरकर हग कर लेता है। राधिका अचानक से डर जाती है और बोलती है, क्या रोहन, आप भी ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मैं रोटियां बना रही हूँ, वैसे ही पसीने में भीग चुकी हूँ। आप जाइए अपना काम करिए, पर मुझे अपना काम करने दीजिए। आपको भी तो ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना। जल्दी से मुझे खाना बनाने दीजिए, और भी काम है मुझे उसके बाद। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि ठीक है कर लो काम, लेकिन ऐसे ही, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें छोड़ने का ही मन नहीं करता मुझे तो। क्या रोहन, आप भी ना सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं। अरे अगर काम आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगी क्या। आपको ऑफिस जाना है, आपने खुद मुझसे कहा था कि आपको आज बहुत जरूरी काम है, और अब आप यहाँ मेरे साथ खड़े हो गए हैं। अरे मेरे साथ बातें करने लग जाओगे तो पूरा दिन यही निकल जाएगा। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मेरे बिना आपका एक पल भी बहुत भारी पड़ता है, लेकिन क्या करें, ये तो हमारी जिंदगी का ही हिस्सा है ना। हमें एक दूसरे के साथ बहुत बेहतर पल बिताना है, इसलिए अभी कुछ पलों को भूल जाना पड़ेगा। हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें पता है जब भी तुम काम करती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बस यही सोचता हूँ कि तुम्हें कुछ करना ना पड़े, सारे काम मैं करूँ। ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन रोहन अब ना बहुत हो गया है। अब अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो क्या होगा, आपको भी देर हो रही है। थोड़ी देर बाद आप भी बोलेंगे कि ये काम रह गया, वो काम रह गया, और मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो चलो अब आप भी अपने काम पर लग जाओ और मुझे अपना काम करने दो। राधिका अपने पति रोहन के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि राधिका को रोहन बहुत ज्यादा प्यार करता था। राधिका की हर छोटी बड़ी जरूरत का रोहन पूरा ख्याल रखता था और हमेशा उसके लिए कुछ ऐसा करता था जिससे राधिका को कभी प्यार और किसी चीज की कमी ही ना हो। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद राधिका अपनी सहेली से बात करते हुए बोलती है, तुम सब जानती हो मेरे रोहन जैसा प्यार करने वाला पति कोई नहीं है। वो मेरे लिए सब कुछ है। जितना प्यार रोहन मुझे करते हैं ना, उतना प्यार मुझे कोई नहीं करता है। रोहन अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अपने प्यार को जताने का। ऐसे पति तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं, लेकिन भगवान ने ये किस्मत वाले इंसान मुझे ही बनाया है। तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है राधिका। मैं भी जब तुम लोगों को साथ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। भगवान ऐसा पति सबको दे और तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तुम्हारा प्यार कभी कम ना हो। ये तो हो ही नहीं सकता। रोहन का प्यार मुझे लेकर कभी कम नहीं होगा। इस बात के लिए तो मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ। रोहन ने मुझसे जितना प्यार किया है ना, इतना तो मुझे मेरे परिवार वालों ने भी नहीं किया। इतना भी प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है। अरे बस भी करो, बस रोहन 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 ही लगा रखा है जब से। अरे यहाँ पे तुम्हारी सहेली भी है, अपनी सहेली से बात करो। सहेली के बारे में बात करो। अपने पति के बारे में बात करके क्या तुम मुझे जला रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है क्या? अरे मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तो खुद कह रही हूँ कि तुम्हारा पति भी तुमसे बहुत प्यार करता होगा, लेकिन मेरे रोहन जितना तो कोई प्यार नहीं कर सकता। और मैं रोहन की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे रोहन के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो दिल कहता है कि मैं पूरे दिन बस रोहन की बातें करती रहूँ। राधिका इसी तरह से रोहन पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखती है। कुछ दिनों बाद रोहन राधिका के पास आता है। राधिका, तुम्हारी हंसी मुझे सबसे प्यारी लगती है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम इसी तरह हंसती रहो।
तुम मुझे हमेशा खुश रखते हो रोहन। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बीवी जो दी है, भगवान हमेशा तुम्हारी खुशी बनाए रखे और मुझे तुम्हारी खुशी देखकर हिम्मत मिलती है कि मैं तुम्हें और भी खुश रख सकूं। राधिका, आज मैं तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाया हूँ। क्या है रोहन, मुझे दिखाओ। यह हार तुम्हारे प्यार की निशानी है। तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है रोहन। राधिका को रोहन के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन अब कुछ दिनों से रोहन का बर्ताव कुछ बदला बदला सा था। अब रोहन राधिका के साथ ज्यादा समय नहीं बिताता था। ये सब चीजें राधिका को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से रोहन का व्यवहार इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। राधिका रोहन के व्यवहार को देखकर खुद से बोलती है, रोहन इन दिनों बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक दिन राधिका रोहन से पूछती है, रोहन तुम इन दिनों बहुत ज्यादा व्यस्त दिख रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ राधिका, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं चिंता ना करूं, लेकिन किस बात के लिए तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? रोहन मैं कुछ समझी नहीं। जरूर कोई बात है तो तुम मुझसे छुपा रहे हो। देखो, मेरे पति का प्यार मैं बहुत देख चुकी हूँ, लेकिन बदला हुआ व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा। आजकल तुम बहुत बदले बदले रहते हो और यही बात मुझे अंदर से खाई जा रही है। मुझे बताओ ना कि क्या बात है, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से रोहन बहुत ही ज्यादा बदला हुआ था। ऐसे ही एक दिन राधिका जा रही होती है कि रास्ते में राधिका को एक बड़े से घर के बाहर रोहन की गाड़ी नजर आती है। गाड़ी देखकर राधिका वहीं रुक जाती है और बोलती है, ये गाड़ी तो रोहन की है, इसका मतलब रोहन किसी के घर में होंगे। लेकिन ये घर किसका है? रोहन का ऑफिस तो यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ रोहन के आने का क्या मतलब है? मुझे अंदर जाके देखना चाहिए। मैं ऐसे किसी के घर में कैसे जा सकती हूँ? लेकिन अगर मैं अंदर नहीं गई तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि रोहन के इतने बदले व्यवहार का कारण क्या है। मुझे एक बार अंदर तो जाना ही चाहिए। राधिका घर के अंदर जाती है, जहाँ रोहन हेमा नाम की एक लड़की के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं शादीशुदा हूँ। उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब नशे में हुआ। मुझे कुछ याद भी नहीं है कि उस रात आखिर हुआ भी क्या था। तुम वो सब भूल जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे मैं कुछ भी भूल जाऊं? तुम्हें याद नहीं है क्या कि उस रात क्या हुआ था? तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था? तुम्हें याद हो ना हो, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे से याद है ना। और मैं कुछ भी आसानी से इतनी जल्दी नहीं भूलती। मुझे माफ कर दो, मुझसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ। राधिका को रोहन और हेमा की पूरी बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन वह इतना जरूर समझ गई थी कि कुछ बात तो जरूर है। इसीलिए रोहन उस लड़की के आगे हाथ जोड़ रहा था। राधिका तुरंत वहां जाती है और बोलती है, रोहन ये सब क्या हो रहा है? और ये लड़की कौन है? तुम इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? तुम इसके घर पर क्या कर रहे हो? मुझे कुछ बताओगे कि यहाँ क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई, सब साफ हो जाएगा अब। राधिका, कुछ दिनों पहले मैं एक पार्टी में गया था, वहाँ मुझे यह मिली होगी, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं याद है। उस दिन मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी थी और अब यह कह रही है कि उस रात हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ। मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुमने भले ही मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन ये सारी बातें छुपाकर तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरे पति और तुम्हारे बीच में कुछ भी हुआ है तो चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, सारी बातें साफ हो जाएंगी। हेमा डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है, जिससे यह साफ पता चल जाता है कि हेमा झूठ बोल रही थी। लेकिन रोहन ने जो बातें छुपाई थी, राधिका उन सब से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, जिसके बाद रोहन बस राधिका से अपनी गलतियों की माफी मांगता ही रह जाता है।